प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो भारतीय समाज है उसमें किस तरह से जो जाति प्रथा है वो जो समाज के लोग हैं उनकी योग्यता को खत्म करती है, क्योंकि जाति प्रथा जो श्रम और कार्य को विभाजित कर देती है उसमें व्यक्ति की जो रुचि है और जो शौक है, जिसमें कुशलता है उसकी, वो नहीं देखा जाता है, बल्कि गर्भधारण के समय ही उसका श्रम निर्धारित कर दिया जाता है। तो लोग ये पूछेंगे, और अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं आपको बताता हूं कि मेरी कल्पना का जो आदर्श समाज है वो कैसा होना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। रचनात्मक मतलब जिससे निर्माण होता है, नई चीज, नई बात, जिससे क्रियाशीलता और कार्यकुशलता बढ़ती है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। यानी उन्होंने 3 बातें कही हैं: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता, इसको याद रखना है बच्चों। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। ठीक है। अब क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध हो रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये कहते हैं भ्रातृता यानी लोकतंत्र। भ्रातृता का मतलब भाईचारा। भाईचारे का मतलब है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंध रखे। अगर एक व्यक्ति भूखा है तो किसी जाति धर्म का हो, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को उसको दर्द का एहसास होना चाहिए। अगर कोई भी उपलब्धि है तो उसका जो योगदान है, उसका जो श्रेय है, वो सभी को दिया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से भ्रातृता का मतलब भाईचारा है, और भाईचारे का मतलब यह है कि जैसे 2 भाई आपस में रहते हैं, जैसे संबंध उनमें होते हैं, ठीक इसी तरह से समाज के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ग में हो। ऐसा ना हो कि एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति को छुएगा ही नहीं, तो भाईचारा कहां से होगा? उसमें उसके दुख सुख में सहभागी नहीं बनेगा तो फिर समाज का निर्माण कैसे होगा? तो निश्चित रूप से फिर ऐसे में तो समाज सही नहीं बनेगा। तो ये कहते हैं कि यही लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। कहते हैं लोकतंत्र सिर्फ शासन चलाना नहीं है कि नियम बना दिया गया है उसके हिसाब से शासन चलेगा। लोकतंत्र को आपको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने सोच में स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, और जनता का शासन का मतलब है कि चाहे वो जिस जाति का हो, वो उसका भी शासन है, उसके भी अधिकार हैं, उसको भी उतना ही अधिकार है। और किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति को आप उसको अधिकार नहीं देते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां है? तो इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम। देखिए, लोकतंत्र की नई परिभाषा यहां पर दे रहे हैं अम्बेडकर जी। वो कहते हैं कि सामूहिक जीवनचर्या, जिसमें सामूहिकता हो, एक समूह की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, सुख दुख में सहभागिता बनने की भावना हो, एक साथ आगे बढ़ने की भावना हो। यह लोकतंत्र है।
और एक व्यक्ति को कोई अनुभव हो रहा है तो वो दूसरा भी उससे लाभान्वित हो, ये जो है लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे पास है या कुछ मुझे मिला हुआ तो मैं सिर्फ अपने पास रख लूं। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का और हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष वर्ग को ही सम्मान दिया जाए, तभी वास्तविक लोकतंत्र परिभाषित होगा और तभी लोकतंत्र की भावना कार्य करेगी। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, यानी आने जाने की स्वतंत्रता हो। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज में जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके अनुरूप उसका कार्य होना चाहिए और उसी के अनुरूप उसको स्थान दिया जाना चाहिए। जाति के आधार पर स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जीवन की सुरक्षा सभी को हो। ऐसा ना हो कि कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रबंध कर दिए जाएं और कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, चाहे उनके यहाँ रोज डकैती हो, चाहे रोजाना लूट हो। तो ये लोकतंत्र नहीं है। दूसरा, शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध कर सके और सभी को सुरक्षा का अधिकार हो, यानी कोई किसी को जाति के आधार पर, कोई किसी को गरीबी के आधार पर, कोई किसी को धर्म के आधार पर मार ना सके, हिंसा ना कर सके उसके साथ। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, यानी संपत्ति का विभाजन भी सभी को होना चाहिए और सभी को संपत्ति मिलनी चाहिए। अभी देखिए कुछ वर्षों पहले तक औरतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, फिर उसके बाद कानून बना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन जरूरी था समाज में। तो उसी तरह से ये कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई किसी अन्य जाति का है या कोई ऐसी जाति है तो आप कहेंगे कि उसको संपत्ति रख ही नहीं सकता है। संपत्ति सभी रख सकते हैं, यह नियम कानून होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 1936 में सभी के लिए यह कानून नहीं था। ठीक। फिर कहते हैं जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखे जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चाहे औजार हो या कोई आवश्यक सामग्री हो, जीविकोपार्जन के लिए जो भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु ऐसी है कि जो, जैसे मान लीजिए लोहे की सामग्री हो, सिर्फ लोहार के पास हो, ठीक है ना, या कोई और जिस कार्य से संबंधित उसका जो जाति है उसी के हिसाब से हो। कहते हैं ऐसी जातिगत व्यवस्था कोई होनी ही नहीं चाहिए कि नहीं ये सामान है तो सिर्फ उसी के पास मिलेगा, ये सामान है तो सिर्फ उसी के पास मिलेगा। ऐसी स्वतंत्रता हो कि व्यक्ति अपने हिसाब से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए और अपना व्यवसाय चुनने के लिए जिस तरह का भी वो औजार रखना चाहता है, जिस तरह का भी वो सामग्री रखना चाहता है, वो उसको रख सके, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल सत्य बात है। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए? ठीक है, तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए? कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए, मानव समाज को बहुत कुछ प्रदान करने के लिए, श्रेष्ठ प्रदान करने के लिए, प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए जो भी व्यक्ति जो कार्य कर सकता है उसको उसके कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर आगे कहते हैं जाति प्रथा के जो पोषक है, उसको बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कहते हैं कि जो जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो इन बातों के लिए तैयार नहीं होंगे। वो शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। जब वो अपने हिसाब से व्यवसाय चुनने लगेगा तो फिर जाति क्या होगा? तो जो जाति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे, अम्बेडकर जी कहते हैं लेकिन तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। लेकिन अगर आप उसे स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उसके रुचि के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार, अगर उसको व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो लोकतांत्रिक ढांचे में नहीं रह रहा है, बल्कि वो गुलामी में रह रहा है, वो दास्ता है। ठीक है, और कहते हैं
क्योंकि दासता जो है केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। यानी संविधान में घोषित कर दिया गया कि यह व्यक्ति दास है, या कानूनन किसी को घोषित कर दिया गया वो ये दास है, सिर्फ वही दास नहीं है, दास वो व्यक्ति भी है, गुलाम वो भी है, आजाद वो भी नहीं है, जिसको अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर उसको व्यवसाय के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है तो वो भी गुलाम है और वो भी दासता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ है। और दासता में वो स्थिति भी सम्मिलित है क्योंकि जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से उस कार्य में संलग्न नहीं होता है, लेकिन सामाजिक ढांचा ऐसा होता है कि उसको अपनी जातिगत कार्य में संलग्न होना पड़ता है। जबकि अगर कोई उसको और अच्छा कार्य मिले तो वो उसको हो सकता है कि जिस जाति का वो कार्य है उससे अच्छा श्रेष्ठ हो सके। तो कहते हैं कि नहीं, जाति के आधार पर नहीं, व्यक्ति की कुशलता के आधार पर सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। यहां पर कह रहे हैं समता। समता का मतलब समानता। समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता मतलब लोग कहेंगे समान क्या होता है? समान तो कोई हो नहीं सकता। हमारी उंगलियां देखिए समान नहीं है, तो समाज में कैसे फूल समान नहीं है, कैसे समान हो सकता है? इसके बारे में देखिए क्या कहते हैं अम्बेडकर जी। कहते हैं समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी वो नियामक सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य है कि समता जो शब्द है, समता, सम मतलब बराबर, शब्द कहता है बराबर, तो बराबर कोई नहीं होता। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है। कोई किसी की आंख नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, कोई किसी के पास कम बुद्धि होती है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि होती है, कुछ भी है, लेकिन इंसान है ना। ऐसा हो सकता है कि बराबर ना हो। फिर कहते हैं क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है, ठीक है। यानी मनुष्य जो है वो उसकी क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं शारीरिक वंश परंपरा। अब अगर नेपाल का व्यक्ति है, पहाड़ी क्षेत्र का, भारतवर्ष पे मान लीजिए, नेपाल छोड़ दीजिए, अगर भारतवर्ष का व्यक्ति है, उत्तराखंड का व्यक्ति है, लद्दाख का व्यक्ति है, असम का है, अरुणाचल का है, तो उसकी हाइट राजस्थान की तरह से नहीं हो सकती है। अगर साउथ इंडिया का रहने वाला है, दक्षिण भारत का है, तो उसका रंग जो है वो कश्मीर वालों की तरह से नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे ही उनकी वंश परंपरा रही, जैसे माता पिता रहे, जैसे पूर्वज रहे हैं, वैसे वो होगा। फिर कहते हैं दूसरी बात क्या करते हैं, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में दूसरा पॉइंट जिन्होंने कहा है सामाजिक उत्तराधिकार, कहते हैं कि हो सकता है किसी के पास संपत्ति ज्यादा रहा हो, किसी के जो पिता हैं वो अमीर रहे हों, तो उसकी जीवन शैली, उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो बोलचाल हैं, उसका जो ज्ञान है वो अलग होगा, ये भी माना जा सकता है। उसमें भी लोग बराबरी नहीं कर सकते। किसी राजा के घर वाला है ना, और किसी जो है ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भारत है, जब गांव में जो रह रहा है व्यक्ति, बिल्कुल देहात में, वो भी भारतीय है, और जो शहर दिल्ली में रह रहा है वो भी भारतीय है कि नहीं है? भारतीय है ना, भारतीय। अगर है भारतीय तो दोनों बराबर हैं। आगे कहते हैं तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। और मनुष्य के अपने प्रयत्न भी होते हैं कि कोई गरीबी में जन्म लेता है और वो एक IAS अधिकारी बन जाता है। आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, समाचार पत्रों में देखा होगा और टीवी में सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं
जो गरीबी में पले हैं और आगे बढ़ गए हैं। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, कैसे थे पहले और आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने आसपास आप देखेंगे। तो कहते हैं कि मनुष्य के अपने प्रयत्न भी हैं जिससे मनुष्य का जो शरीर है, जो उसकी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, वो बदलती रहती है। लेकिन कहते हैं इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। जैसे 4 भाई हैं तो भी एक भाई अगर मेहनत करेगा ज्यादा तो आगे बढ़ जाएगा, दूसरा भाई कम मेहनत करेगा तो नहीं बढ़ेगा। हो सकता है किसी की रुचि पढ़ने में हो तो पढ़ाई में आगे अफसर बन जाए, किसी की पढ़ाई में रुचि नहीं है तो वो ना पढ़े, वो किसी और चीज में कार्यकुशल हो जाए। ठीक है, लेकिन इंसान तो है ना, वो भारतीय तो है ना वो। फिर आगे कहते हैं कि ये बात सही है कि इन तीनों बातों में मनुष्य समान नहीं होते, जो आपको पहले बताई गई। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? यानी अगर आप 4 भाई हैं और अगर एक भाई पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने के बाद अधिकारी बन गया, और दूसरा भाई पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी और उसने जो है कोई दूसरा कार्य किया, दुकान खोल लिया, दुकान भी उसकी अच्छी चल रही है, तो क्या दुकान के वाले के पास ज्यादा पैसा हो गया तो वो उसके साथ, वो जो अधिकारी बन गया उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए? या जो अधिकारी बन गया है, पढ़ लिख गया है और जो जिसने दुकान खोल लिया है ना, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा या नहीं करेगा? ये आपको सोचना है। तो समाज में कैसे ये कर सकता है कोई एक व्यक्ति? अगर एक समान नहीं है तो एक दूसरे से दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और कहते हैं समता का विरोध करने वाले लोगों के पास इसका क्या जवाब है, पूछ रहे हैं वो। ठीक, फिर आए कहते हैं व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। सबसे पहली बात तो यह है कि जन्म के आधार पर किसी का कार्य का विभाजन ना हो और उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने का, पढ़ने का, अपने आप को विकसित करने का, कार्यकुशल बनने का सभी को अवसर मिलना चाहिए। यहां अंबेडकर जी कहते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, के आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक वंशपरा, यानी किस वंश परंपरा में पैदा हुआ है, कैसा छोटा होगा, बड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा, इस पे उसका वश नहीं है। इसलिए इस आधार पर उसको आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर आप उसको किसी लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, जो तीसरा पॉइंट है कि वो अगर वो प्रयत्न ही ना करे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, तो उसके आधार पर उसके अनुरूप उसको विभाजित किया जा सकता है, यानी उसका कार्य विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो आलसवश कार्य नहीं कर रहा है, जानबूझकर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वो असमान व्यवहार की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, ऐसा आरंभ का मतलब जन्म से ही, एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, यानी यदि जन्म से सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बिना जाति, धर्म, वर्ण, आकार, अमीर गरीब देखते हुए सर्वांगीण विकास की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है वो और जो मनुष्य है वो दोनों लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। ठीक है, राजनेता की बात कर रहे हैं जिसके पास शासन सत्ता होती है, जो संचालित करता है, एक तरह से राजा होता है।
कहते हैं कि अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वो सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। यानी जिसके पास शासन सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, जिसको प्रजा को पालना है, वो असमान व्यवहार किसी से नहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो कहे पहले जाने कि हाँ ये क्या है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके हिसाब से उसको व्यवहार करे, ये पूर्णतया गलत है। और ना तो इतना उसके पास अवसर होता है, इसलिए उसका सीधा सिद्धांत ये होना चाहिए कि मुझे सभी के साथ समान व्यवहार करना है, सभी का विकास करना है और सभी की भलाई के लिए कार्य करना है। ठीक है। फिर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। ठीक है। कौन से सिद्धांत की आवश्यकता होती है? और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। ठीक है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, काल्पनिक जगत इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक आकार के, एक रंग के, एक वर्ण के, एक हाइट के नहीं हो सकते हैं। समता ऐसी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी, और अगर सबको स्वतंत्रता दे दी जाए तो सब लोग टीचर नहीं बन जाएंगे, सब लोग इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, सब लोग वैज्ञानिक नहीं बन जाएंगे, सब लोग डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, यानी सबको समान स्वतंत्रता दी जाएगी, तब भी बराबरी नहीं हो सकती है समाज में। फिर भी कहते हैं राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही समाज के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यवहारिक है और यही उसके राजनीतिक के लिए, राजा के लिए, शासन सत्ता के लिए, अधिकारी के लिए, प्रशासक के लिए एकमात्र कसौटी है कि उसका व्यवहार सभी के लिए समान हो। इस तरह बच्चों, इन्होंने एक समाज, आदर्श जो समाज है उसकी एक रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है। जो चीजें समझ में ना आए वो आप टिप्पणी करिए, पूछिए, कमेंट में लिखिए आप, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।